please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इस समय भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखेंगे आप 4 से 5% तक की तेजी, ये एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ। और 2 दिन पहले से ही हमने आपको बताया था एसपीआई में तेजी दिखेगी और अगर आप कर रही हो आपके हाथ में मोटा मुनाफा भी लगा है। ऐसे कुछ और आइडियाज आपको दिन भर हम देते हैं इसी चैनल पर, लेकिन फिलहाल मार्केट की चाल देख लेते हैं। दायरे में बाजार जरूर है, 10,500 के ऊपर टिकने की लगातार कोशिश जारी है। निफ्टी की 10,513 के लेवल्स इस समय, हालांकि करीब करीब 24 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर लौटा है जोश। लगभग 80 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। वहीं कच्चे तेल में हम देख रहे हैं $80 तक के लेवल्स देखे गए, इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव आया। ओएमसीज लूजर ऑफ द पैक है, आज सबसे ज्यादा अगर बिकवाली हुई है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में और बाकी तेल सेक्टर में देखने को मिली है। खराब विदेशी संकेतों से मेटल शेयर टूटे हैं। वेदांता की तो अपनी खुद की कहानी है, वो भी स्टॉक आज कमजोर। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालिए, यहां पर हल्की बढ़त है 18 पॉइंट ऊपर। और सरकारी बैंक टेक्नोलॉजी शेयरों में आज तेजी की पोजीशंस आई हैं, उसका फायदा इंडेक्स को भी मिला है। तो ये बाजार की तस्वीर अब तक। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं, आगे अश्विनी गुजराल को भी जोड़ेंगे, वरुण दुबे भी बताएंगे कि आज मिड कैप स्टॉक्स में क्या एक्शन है। तो काफी ज्यादा हरकत वाले स्टॉक्स हम आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ट्रेड लेना है। पहले प्रकाश, आपकी राय निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी पर इस समय का ट्रेड क्या रहेगा, क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है जो इस समय जो लग रहा है कि जो डाउन मूव है, लगता है थोड़ा अरेस्ट हुआ। इसमें स्लो डाउन आया था कल हमने, और आज ज़्यादा कुछ गिरावट हुई नहीं, और वहीं पर गिरने के बाद थोड़ा संभल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है क्योंकि एक एफएनओ वीकली एक्सपायरी कल है। मुझे लगता है एक अप मूव होना चाहिए यहाँ पर। आज का जो ब्रेक होगा नहीं, लेकिन आज खरीद कर आज शाम तक बेच सकते हैं या फिर कल सुबह तक भी मुझे अप मूव नज़र आता है। ओके, तो आप कह रहे हैं खरीद के जाएं। और स्टॉक स्पेसिफिकली आपकी क्या सलाह होगी, किन शेयरों पर नजर है, क्या ट्रेड लेंगे? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, काफ़ी हद तक अच्छा बेस बना हुआ है, लगता है इसी जगह से एक अप मूव मिलना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 390 के हैं, इसे 1-2-3 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 365 का। और दूसरा है L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, यहाँ पर भी बहुत अच्छा अप मूव मिला है आज। टेक्निकल टारगेट्स इसके 1450 के हैं, स्टॉप होगा 1335 का। तो L&T टेक 1450 का टारगेट, और साथ ही भारत डायनामिक्स, जिसे हम पहले SKS माइक्रो कहते थे, 390 के टारगेट के लिए आप देखिए खरीदारी करें। 2 मिड कैप आइडियाज हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसे कई और स्टॉक्स हैं जो रेडार पर हैं, जिनमें आज एक्शन देखने को मिला है, उस पर आएंगे ज़रूर। लेकिन जो बड़ी खबर आई है, IBC में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है, और खासकर घर खरीदारों की हक की बात कैबिनेट ने समझी है और उसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। बिल्डर अगर दिवालिया होता है तो घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिलेगा। ये बड़ा निर्णय ले लिया है आज कैबिनेट ने। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बदलाव के लिए अध्यादेश जल्द ही आएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इस खबर का काफी समय से इंतजार था, बताइए इसकी फाइनल प्रिंट क्या कहते हैं, कब तक ये अध्यादेश आने वाला है? देखिए, इस अध्यादेश को अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब तुरंत इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति से दस्तखत होते ही इस अध्यादेश को लागू मान लिया जाएगा। यानी महज कुछ घंटे के बाद घर खरीदारों के लिए जो बड़ी राहत की खबर का इंतजार था, वो खबर हकीकत में तब्दील हो जाएगी। जिन शर्तों के साथ अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी दी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि घर खरीदार अगर किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं और अगर उस बिल्डर ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है और दिवालिया हो चुका है, तो दिवालिया हो चुका है तो जब उस बिल्डर की संपत्ति बेची जाएगी दिवालियापन के कानून के तहत, तो उस संपत्ति में घर खरीदारों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। और इसके लिए जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था, उसका सेक्शन 58F में इस बात का जिक्र था कि आखिर दिवालिया हो चुकी कंपनी की संपत्ति में किसका किसका हिस्सा मिलेगा, उसमें अब घर खरीदारों को भी शामिल कर लिया जाएगा और उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिल गया है। अब जो भी संपत्ति बेची जाएगी उसमें घर खरीदारों को पैसा दे करके या तो पैसा उनको वापस किया जाएगा या फिर उन्हें घर वापस बना करके दिया जाएगा। दूसरा जो बदलाव किया गया है वह छोटे मझोले इंडस्ट्री के लिए। अब तक क्या होता है कि जो कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है, उसकी जब नीलामी होती है तो उसमें उस कंपनी के जो प्रमोटर रहे होते हैं वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 29A का एक प्रावधान किया गया है कि आखिर
कौन कौन सा हिस्सा ले सकता है। तो इस सेक्शन 29A का दायरा बढ़ाया जा सकता है और उसमें एक चीज़ जो जोड़ी जानी है वो ये है कि जो छोटे मझौले इंडस्ट्री के जो प्रमोटर हैं वो इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं, यानी अपनी ही कंपनी की नीलामी में छोटे मझौले इंडस्ट्री के प्रमोटर हिस्सा ले सकते हैं। शर्त सिर्फ एक होगी, वो ये कि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, यानी जानबूझकर आपने बैंकों का कर्ज ना चुकाया हो। इन दो महत्वपूर्ण बदलावों के साथ कुछ छिटपुट बदलाव किए गए हैं और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये जो होम बायर्स के लिए सबसे बड़ी राहत है, ऐसे ग्राहक जो पैसे लोन लेकर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कई सारे होम बायर्स फंसे हुए हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी राहत की सांस होगी। लक्ष्मण, सबसे पहला इम्पैक्ट उन्हीं पर आएगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल, सबसे पहला इम्पैक्ट उन्हीं पर आ गया, क्योंकि अब तक मामला ये आ रहा था कि जो बिल्डर दिवालिया हो चुका होता है उसकी संपत्ति जब बेची जाती है तो उसमें से पहला हक जिन लोगों को मिलता है उनमें बैंकों को पहला हक दिया जाता था, यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होंगे, जो उस बिल्डर को कर्ज दिए होंगे, उन्हीं को उनका हक मिलता था। कर्ज किन किन ने दिया है उसमें बैंक जैसे संस्थानों को इसमें गिना जाता था, लेकिन जो होम बायर्स हो उनकी गिनती उसमें नहीं की जाती थी। अब ये कहा गया है कि होम बायर्स ने एडवांस में पैसा दिया, वो एडवांस का पैसा भी जो है एक तरह से कर्ज दिया गया बिल्डर को कि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करिए। अब वो बिल्डर दिवालिया हो चुका है तो ऐसी सूरत में उसकी संपत्ति बेच करके जो पैसा है उसमें उसको भी दिया जाए घर खरीदारों को। कोई घर खरीदार सिर्फ एक घर खरीदार नहीं थे, बल्कि वो एक तरह से कर्ज देने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधि थे और उन्होंने अपना पैसा दिया था। इसी आधार पर जो घर खरीदार हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला आता हुआ घर खरीदारों के हक में। जेपी ग्रुप के ऐसे कई ग्राहक होंगे जो काफी सालों से अटके हुए हैं। इनफैक्ट ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं देश में जहां पर ग्राहक परेशान थे क्योंकि बिल्डर दिवालिया हो गया था और इन ग्राहकों को ना फ्लैट मिल रहा था ना पैसा वापस। अब आईबीसी के तहत इनको राहत की सांस जरूर मिलेगी क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा ग्राहकों घर खरीदारों को दिया जाएगा, तो उनका भी हक मिलता है। जब भी वो प्रोसेस आती है और पे आउट की बात आती है, इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी, सिर्फ बैंकों को ही प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आज के लिहाज से और कस्टमर्स के लिहाज से। चलिए अब फोकस करते हैं मार्केट के एक्शन पर और वरुण हमारे साथ है। वरुण, फटाफट बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर है? देखिए, खबरों के चलते दो स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल रहा है, मिंडा इंडस्ट्रीज और सद्भाव इंफ्रा। मिंडा इंडस्ट्री में तो नतीजे और जो बोनस का ऐलान किया है उसका असर देखने मिल रहा है और अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स, इनमें आज जोरदार खरीदारी देखने मिल रही है। खासकर जो पीएसयू बैंक है वहां जम के खरीदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, कैनरा बैंक जैसे काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। दूसरा सेक्टर जो आज फोकस में है वो है फार्मा सेक्टर। स्ट्राइड्स और नाटको फार्मा दोनों ही काउंटर्स में देख लीजिए 5 से 7% के आसपास की तेजी है। वहीं आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है। हेक्सावेयर, एल&टी इन्फोटेक, एनआईटी टेक, ये तमाम वो ऐसे आईटी काउंटर्स है जहां आपको जम के खरीदारी देखने मिलेगी। अच्छा खासा एक्शन आज इन काउंटर्स में देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो पीएसयू काउंटर्स है वहां जम के तेजी है। हिंदुस्तान कॉपर, एमओआईएल, ईआईएल में देखें तो 1.5 से 4%, 4.5% के आसपास के गेंस है। इन स्टॉक्स के अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है उसमें स्पाइस जेट का काउंटर शामिल है, लीड करता हुआ 6.5% के आसपास की तेजी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पीसी ज्वेलर्स और शोभा जैसे काउंटर में जम के खरीदारी है। लेकिन जिन काउंटर्स में बिकवाली है उसमें बलरामपुर चीनी, जस्ट डायल, गोदरेज प्रॉपर्टीज और चेन्नई पेट्रो का काउंटर शामिल है। चलो, तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आज हम देख रहे हैं काफी एक्शन। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लाते हैं। खरीदारी तो है लेकिन ऊपरी लेवल से यहाँ पर बार बार मुनाफा वसूली का भी दबाव आ रहा है। कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर एक्शन देखा जा रहा है और शायद एक बढ़िया ट्रेड भी मिलेगा। प्रकाश, एक स्टॉक है स्पाइस जेट, और स्पाइस जेट का जिक्र मुझे याद है कल हम आखिरी सौदा में भी कर रहे थे क्योंकि मोमेंटम अच्छा देखने को मिला था। स्टॉक आज 100 के पार निकला, 104 के लेवल्स आ गए हैं, हाइस पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी अगर किसी के पास है तो क्या बने रहें या फिर मुनाफा घर ले जाएं, और नई खरीदारी है कि नहीं? नई खरीदारी बन सकती है और आपको मिलता है तो 102 का स्टॉक होना चाहिए और आपसे 110 से 114, इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा। तो 114 तक जा सकता है काउंटर, यानी कि 10 रुपए और, तो नए खरीदारों को क्लियरली वो स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा और तभी एंट्री लें। फाइनेंस में तो एक्शन है ही आज। फार्मा का यहाँ पर मिड कैप बैंक्स काफ़ी भाग रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी में देखिए क्या एक्शन है। माइंड ट्री, हेक्सावेयर,
केपीआईटी के नतीजे भी मेरे ख्याल में आगे आने वाले हैं, 2-3 दिन आगे आएंगे ये नतीजे। आपकी सलाह क्या होगी इनमें से कोई ट्रेड जिस पर आप बुलिश हैं? माइंट्री की बात कर रहे हैं आप? माइंट्री या फिर हेक्सावेयर या फिर केपीआईटी? पर माइंट्री तो मुझे लगता है अपू है यहाँ पर 1025 का स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड अगर टारगेट मिलता है तो 1063 to 1080 ऐसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। और रही बात केपीआईटी की, आज सुबह इसे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, उसके बाद काफ़ी बढ़त मिल भी चुकी है। अब ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर किसी के पास है लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर 258 का स्टॉप लगाकर चलें। शायद एक लेवल 267 भी देखें। चलिए, ये बात हुई केपीआईटी की। अब आते हैं कि आज जो नतीजे आने वाले, देखिए मदरसन सुमी के नतीजे कुछ ही देर पहले आए, वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन आईजीएल, सीएससी, जेट एयरवेज, ये कुछ कंपनियां हैं जिनके नतीजों का अभी भी इंतजार है। वरुण और सोनम दोनों हमारे साथ जुड़ गए और उन्हीं से समझते हैं कि क्या उम्मीद करें इन कंपनियों से। वरुण, आईजीएल पहले। देखिए आईजीएल के नतीजे मिले जुले रहेंगे क्योंकि इस कंपनी के जो सीएनजी के वॉल्यूम्स है उसमें तो 5% के आसपास की तिमाही दर तिमाही बढ़त होगी, लेकिन जो पीएनजी के वॉल्यूम्स है उसमें महज 1% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। हमारा अनुमान है कि आय में करीब 7% के आसपास गिरावट हो सकती है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। मार्जिन्स में 2.5% से ज़्यादा की यहाँ बढ़ोतरी देखने मिल सकती है और इसी का असर मुनाफे में होगा, जहाँ करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आईजीएल का जरूर बेहतर हो सकता है। लेकिन सोनम, जेट एयरवेज उड़ान भरेगा? बिल्कुल नहीं। जेट एयरवेज के शेयर ने बेहद ही खराब तरीके से अंडर परफॉर्म किया है। 50% की गिरावट इस साल स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। नतीजों के लिहाज से भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन ने बेहद ही डिसअपॉइंट किया था नतीजों के लिहाज से, यील्ड्स में आई गिरावट के कारण। तो अगर जेट एयरवेज के आंकड़ों में भी इस तरह की दिक्कत आ जाती है तो नतीजे दबाव में दिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पैसेंजर ग्रोथ कंपनी का बेहद ही मजबूत रहा है, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस मजबूत रहा है। यील्ड्स में भी यहां पर 2% की बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, लेकिन कंपटीशन का प्रेशर बना हुआ है और इसके कारण इस कंपनी को संभाल के ही चलना चाहिए। मैनेजमेंट के रिलेटेड इश्यूज भी काफी सारे हैं, डेट रिलेटेड इश्यूज भी काफी सारे हैं, तो जेट एयरवेज के आंकड़ों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और कौन सा स्टॉक है नजर में? देखिए सीएससी स्टॉक है जो नजर में है, जिसके नतीजे आने वाले हैं। और देखिए वैसे तो इसके जो डीमर्जर प्लान्स है उसको लेके बाजार कीनली वेट करेगा, लिस्टिंग प्लान्स क्या है उसको लेके कीनली वेट करेगा, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। एबिटा तो दुगना हो जाएगा और एबिटा मार्जिन देखिए 13% से बढ़ के 26% के आसपास यहाँ आ सकते हैं। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में काफी सारे एडजस्टमेंट्स थे, वन ऑफ थे, तो इसके लिए शायद आपको मुनाफे में उतना जंप ना देखने मिले। इनफैक्ट मुनाफा जो है वो गिरते हुए नजर आएगा, 295 करोड़ से गिर के ये 255 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शायद काफी बेहतर रहेगा। तो सीएससी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर, लेकिन डीमर्जर कब होगा उसके डिटेल्स आना बाकी हैं। जेट से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए और गैस कंपनियों की हालत हमें पता है। शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए। एक स्टॉक जिस समय रिएक्ट कर रहा है नंबर्स के बाद, हमने इस पर एक कॉल नहीं लिया। मदरसन सुमी, प्रकाश फटाफट बताइए क्या किया जाए, क्योंकि मुनाफा जो है 518 करोड़ हमारी उम्मीद से कम, एबिटा मार्जिन उम्मीद के मुताबिक आया है, लेकिन स्टॉक आज 3% नीचे। कल लगा था कि शायद रिजल्ट्स के पहले एक अप मूव मिलेगा, लेकिन वो आज नेगेट हो चुका। मुझे लगता है लो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 308 से 310 का ये जोन है, वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है किसी के पास या लेना है किसी को तो स्टॉप लगाना पड़ेगा उनको 333 का। जेट में क्या करेंगे? कोई ट्रेड बन रहा है नंबर से पहले, ज़्यादा अपेक्षा है नहीं, लेकिन 1.5% ऊपर स्टॉक। हाँ अपमू तो है, लेकिन कुछ खास नज़र आता नहीं। जैसे स्पाइस में भी अपमू थोड़ा लिमिटेड था, वैसे ही जेट में भी थोड़ा लिमिटेड है। अगर अपमू मिल भी जाता है तो 450 यहाँ पर थोड़ा स्टिफ रेसिस्टेंस है, तो थोड़ा सा अटक रहा है। नतीजों का इंतजार अभी भी जेट एयरवेज का है। तो ये बात हुई नंबर्स की जो आज आएंगे, बाजार रिएक्ट करेगा। लेकिन देख लेते हैं चार्ट का चैलेंज का अब दूसरे क्लू की बारी है। देख लेते हैं क्या है वो क्लू आपके लिए। 255 करोड़ की तो हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है मुनाफा। हालांकि एबिटा के मामले में 450 करोड़ का अनुमान था हमारा, उसके सामने कंपनी ने 265 करोड़ का ये एबिटा पोस्ट किया है साल दर साल। हालांकि यहाँ पर 30% की बढ़त जरूर नजर आ रही है। आय का आंकड़ा 1795 करोड़ का, हमारी उम्मीद थी 1712 करोड़ के आसपास ये नंबर देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट और साथ ही साथ रेवेन्यू के पैमाने पर कंपनी खरी उतरी है, प्रदर्शन अच्छा रहा है, नतीजे बेहतर हैं। स्टॉक देखिए 11
11-12 रुपए की बढ़त पर इस समय ट्रेड करता हुआ। कुछ और डिटेल्स आना बाकी है। बिट्टा में दबाव क्यों है और हमारी उम्मीद पर यह खरा क्यों नहीं उतरा है, ये डिटेल हम लेकर आएंगे और साथ ही साथ मार्जिन की स्थिति क्या है ये भी आपको बताएंगे कुछ ही मिनटों में। मार्जिन हमारा अनुमान था 26% के आसपास रहेंगे। स्टॉक लगभग 1% ऊपर, तो एक्शन में है ये काउंटर, इस पर आएंगे जरूर, बताएंगे आपको कि क्या ट्रेड बनता है। ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अगर CSE ट्रैक करते हो तो उस पर भी राय दीजिए और अपने कॉल्स भी बताइए, इस समय क्या ट्रेड लेंगे। CSE अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे है, ब्रॉडली साइडवेज है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बहुत बेरिश नहीं है। लेकिन आज के बाज़ार में जहाँ सब मिड कैप काफ़ी डाउन है, इसने ब्रॉडली होल्ड ऑन किया 1000 रुपये का स्तर, तो 1000 का स्टॉप रख के इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। मे भी अगर एक अच्छे बाज़ार में आपको 1180-1200 का लेवल मिल सकता है। आज के बाज़ार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज जो है 10,500 से नीचे हमने ट्रेड किया और मेरे हिसाब से वहाँ पे काफ़ी हद तक शॉर्ट्स शायद ट्रैप हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये हम कुछ अपसाइड देख रहे हैं। चॉपीनेस है, बहुत ज़्यादा इसमें रीड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं और जहाँ कुछ टेलविंड लगती है। तो इस वक्त जहाँ हमारी नज़र है वो है कोटक, जो कि 2-3 दिनों से गिर रहा था और आज 20 DMA से उसको कुछ सपोर्ट मिला है, तो वो बिल्कुल एक करंट ट्रेड है। जो ट्रेड्स हमने आपको भेजे हैं वो PSU बैंक्स में पूरा दिन खरीदारी हुई है और अभी भी अच्छी अपसाइड उसमें बनी। पोजीशन लेने का बैंक ऑफ का टारगेट, कैनरा बैंक में भी तेजी की पोजीशन कैरी करे, 264 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस और इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन रेडार पर रहे, वहां तेजी का मौका है। 1200 के टारगेट के लिए खरीदारी कर लेनी चाहिए। स्टॉक पहले लड़खड़ाया था नंबर्स के बाद और अब देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। और अश्विनी ने CSE पर भी राय दी, 1100 के पार जाने की पूरी क्षमता रखता है यह काउंटर और स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 2% का उछाल दिखा है नंबर्स के बाद। कुछ और समय देते हैं, बाजार को समझने देते हैं नंबर्स में, मार्जिन का फिगर आना अभी बाकी है, वॉलेटाइल हो रहा है CSE। चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी को हम जोड़ेंगे एक बार फिर बाजार बंद होने से ठीक पहले, उनकी राय लेंगे। प्रकाश, आपसे भी लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। इसी के साथ मिड कैप मंत्र में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के ठीक बाद लेकर आएंगे नो योर कंपनी और आज बात होगी VIP इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल से।